जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। जब भी कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम बनाते हैं तो उसमें एक डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसको हम डीएम बोलते हैं और एक डिस्पर्स फेज होता है जिसको हम डीपी बोलते हैं। और ध्यान रखने की बात ये होती थी कि डिस्पर्स फेज को ही हम कोलाइड्स या कोलाइडल पार्टिकल कहते थे और कोलाइड्स और कोलाइडल पार्टिकल का हमेशा डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का ही होता है। तो फिर से मैं बोलूं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम को हम सिंबलाइज कर रहे थे डीएम से और डिस्पर्स फेज को सिंबलाइज कर रहे थे डीपी से। और लास्ट के लेक्चर में हमने ये भी सीखा समझा कि टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंतर्गत कोलाइडल सॉल्यूशंस तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। एक तो डीपी और डीएम के अकॉर्डिंग, कोलाइडल टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डीपी एंड डीएम। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड दिस। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा था कि कुल मिला के 8 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। सॉलिड सॉल, लिक्विड सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल, फोम, लिक्विड फोम, ये 8 तरह के अपने बहुत डिस्क्रिप्टिवली आपने इसको पढ़ लिया है। दूसरा भी हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइड्स के स्ट्रक्चर के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशंस कितने तरह के होंगे। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड इट इज ऑफ 3 टाइप: मैक्रोमोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन, मल्टीमोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कोलाइड। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड्स वाज मिसेल। मिसेल को अभी भी मैंने यहां पे बना के रखा है, आपको पता होना चाहिए मिसेल क्या होता है। मिसेल इज एसोसिएट कोलाइड ऑफ सोप, साबुन एंड डर्ट। यूजुअली डर्ट इज व्हाट? ऑयल। तो मिसेल को बहुत ही प्यार से हम बोलते हैं कि मिसेल इज सिंपली एसोसिएटेड कोलाइड्स ऑफ सोप एंड डर्ट, जो नेगेटिवली चार्ज होता है और जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। आपने ये भी समझा था कि जब भी मिसेल बनना होता है तो मिसेल के बनने के दौरान सोप और ऑयल की एक मिनिमम कंसंट्रेशन की हमेशा जरूरत पड़ती है। दैट मिनिमम कंसंट्रेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द मिसेल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। याद होगा आपको, इट वाज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसेल। माइसेल मत बोल देना, ओबामा साहब नाराज हो जाएंगे। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ओबामा साहब की वाइफ का नाम है भाई, मिसेल ओबामा। तो मिसेल पढ़ते वक्त हमने सीख लिया था कि व्हाट इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। व्हाटएवर मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप एंड डर्ट, soap and oil which is required to form the micelle are called as critical micelle concentration। यहीं पे एक और चीज पढ़ने की जरूरत होती है जिसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा। एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? कैन यू से एनीथिंग? देखो, जब टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा, अबाउट टू 0 रहेगा, या ठंडक के सीजन में क्या आप कपड़े अच्छे से धो पाते हो? We always prefer warm water। गर्म वाटर को हम प्रीफर करते हैं कि भाई साबुन के साथ, कपड़े के साथ गर्म वाटर भी डाल दें, क्योंकि जब ठंडा रहता है मामला तो ठंडे मामले में क्या होता है, सोप और ऑयल में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चिल पोजीशन में, ठंडे पोजीशन में जब टेम्परेचर कम होता है तो कम टेम्परेचर की वजह से सोप और ऑयल्स आपस में मिल नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, मिसेल नहीं बन पाता है। तो मिसेल बनने के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर की टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में बोलते हैं, द टेम्परेचर above which मिसेल कैन फॉर्म। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उसके नीचे मिसेल नहीं बन सकता है, उसके ऊपर ही बनेगा। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम ले लें, तो 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर टेम्परेचर करोगे तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सोप एंड ऑयल विल रिमेन इंडिविजुअल, दे विल नेवर इंटरेक्ट। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हुआ, मैं मान के बोल रहा हूं, लेट्स सपोज 25 को आपने एक थ्रेशोल्ड मान लिया, तो अगर 25 के ऊपर करोगे तो वहां पे क्या होगा, मिसेल बनना शुरू हो जाएगा। तो क्राफ्ट टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर above which micells are formed, above which only micelle can form। तो hope you understood कि हमने लास्ट टाइम टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था
और टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डीपी एंड डीएम, फिर पढ़ा था टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड्स। इसमें आपने पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर्स और एसोसिएटेड। एसोसिएटेड में ही आपने माइसेल्स को पढ़ा था, मिसेल में ही आपने पढ़ा सीएमसी क्या होता है और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये मिसेल काम कैसे करता है, इसकी आगे की कहानी क्या होती है और आगे की कहानी क्या होती है, क्योंकि अब हमें तीसरा सेक्शन पढ़ना है। द थर्ड सेक्शन ऑफ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। एक बार मेरे साथ बोलो बच्चों, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन। आपस में जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो तो एक डीपी होता है मेरे भाई और एक डीएम होता है। तो डीपी और डीएम में रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो एक घर जैसे लगते हैं या अलग अलग घर जैसे लगते हैं? तो वो रिश्ता पढ़ना है हमको कि डू द डीपी एंड डीएम इंटरैक्ट और नॉट, एक जैसे हैं या अपोजिट नेचर के हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं, वही हमको पढ़ना है टाइप ऑफ कोलाइडल। आज का लेक्चर हमारा होगा टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। जब भी डीपी को डीएम में, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में पुट करके कोलाइडल सॉल्यूशन सब बनाते हैं, तो वहां पे हम ऑब्जर्व करना होता है हमको कि डीपी और डीएम में नेचर, डीपी और डीएम का नेचर क्या है, उनमें इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। होप यू गॉट? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना है, हमेशा के लिए इसको रिमाइंड करके रखना है कि सर मैं भूलूं ना कभी, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगा और उसी एग्जांपल के तहत ही आपको इसको पढ़ना होगा, समझना होगा। यहां पे हम बात करते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का। हमने एक एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल क्या, 3 एग्जांपल हमने यहां पे लिए हैं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन, प्रोटीन का सॉल्यूशन या जिलेटिन का सॉल्यूशन। क्या होता है स्टार्च? कॉर्न फ्लोर, मक्के या भुट्टे का पिसा हुआ पाउडर। अक्सर करके किचन में आपकी मम्मी यूज करती होंगी, बेटा समझ में ना आए तो मम्मी से जाके पूछ लो कि मम्मी जरा मुझे कॉर्न फ्लोर दिखा दो, जिससे ग्रेवी थिक की जाती है, ग्रेवी थिक की जाती है। कॉर्न फ्लोर जो होता है वो स्टार्च का ही सॉल्यूशन, वो स्टार्च होता है इनफैक्ट, इट इज सिंपली कॉल्ड एज स्टार्च। तो अगर आप स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च को पानी में जब घोलोगे, देन द एक्वस सॉल्यूशन, बेटा ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन को मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जिलेटिन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए चिकन सूप। मसल्स में ये प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, दैट सॉल्यूशंस आर एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। पहले एग्जांपल को ध्यान दो, मैं बाकी बात बाद में बताता हूं। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन? स्टार्च का घोल, प्रोटीन का घोल या चिकन सूप। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लो कि घर में हॉर्लिक्स, बूस्ट, इन सब का कोई पैकेट पड़ा हुआ है, कोई डब्बा पड़ा हुआ है। तो हॉर्लिक्स क्या होता है? प्रोटीनियस ड्रिंक माना जाता है। हॉर्लिक्स में प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इनफैक्ट अगर हम समझाने के लिए बोले तो यू कैन आल्सो कॉल इट एज ए हॉर्लिक्स का सॉल्यूशन। हॉर्लिक्स सॉल्यूशन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब उस हॉर्लिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, यू कैन पिक्चराइज एवरीथिंग व्हाटएवर यू नीड ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। So first of all you have to remember what is the example of lyophilic colloidal solutions are. What are the examples? Starch solution, protein solution, gelatin solution, even Horlicks का solution। चाहे Horlicks को दूध में मिला दो तो भी हम colloidal solution बोलेंगे, lyophilic colloidal solution बोलेंगे, और चाहे Horlicks को पानी में आप डिसॉल्व कर दो तो भी उसको हम lyophilic colloidal solution बोलेंगे। इनफैक्ट पानी वाला भी प्रेफर करना, ज्यादा टेंशन मत लो। What is the example of this lyophobic colloidal solution? यहां पे मैंने लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस का भी एग्जांपल लिख रखा है, मिसेल्स इन वाटर। जब मिसेल बन जाते हैं और मिसेल वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं, then that aqueous solution of the micelle into the water is called as what? It is example of what? Lyophobic colloidal solution. Milk, only milk. Milk itself is a example of what? Lyophobic colloidal solutions. AgCl, सिल्वर क्लोराइड, पानी में घुलता नहीं है, प्रेसिपिटेट पाया जाता है। लेकिन अगर उस प्रेसिपिटेट को भी हमको सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करवाना है तो वो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। आपको सीखना होगा ठीक से कि कैसे कैसे क्या होता है। तो आपने देख लिया कि
कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ डीपी एंड अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। इंटरेक्शन के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। लायोफिलिक का एग्जांपल होता है स्टार्च सॉल्यूशन, प्रोटीन सॉल्यूशन, हॉर्लिक्स का सॉल्यूशन, जिलेटिन सॉल्यूशन। लायोफोबिक का एग्जांपल होता है माइसेल्स का सॉल्यूशन, मिल्क या फिर एजीसीएल का एक्वा सॉल्यूशन। एजीसीएल को पानी में घोला गया है, ठीक है। You have understood this? Now come to what layo means. Now come and understand. अब सीखना है आपको लायो का मतलब क्या होता है। तो यहां पे मैंने लिख रखा है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो आपको समझ में आएगा। लायो का लिटरल मतलब होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी क्या? कॉन्टिन्यूअस मीडियम। कॉन्टिन्यूअस मीडियम का मतलब क्या? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, डीएम। तो यहां पे लायो का मतलब समझ में आ जा रहा है मेरे भाई कि लायो का मतलब क्या होता है? इट्स ए डीएम। लायो रिप्रेजेंट व्हाट? डीएम। और फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। फिलिक का मतलब लविंग, इतना पता होता है बच्चों को। इसका मतलब लविंग होता है। यहां पे फोबिक का मतलब क्या होता है? हेट होता है। मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता। तो अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्वेंट लविंग होगा, अगर कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्वेंट दोनों एक जैसा होगा, दोनों का संस्कार एक जैसा होगा, दोनों में इंटरेक्शन बन जाएगा, दोनों में प्यार एक जैसा होगा, दोनों में दुलार एक जैसा होगा। यहां पे बोलो क्या होगा? अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल है जो अपने डिस्पर्सन मीडियम से प्यार नहीं करता है, उसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, मुंह फुला के बैठा हुआ है, देन दैट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से बोलूं, according to the interaction between DP and DM, colloidal solutions are two type, lyophilic and lyophobic. What do you understand by lyophilic colloidal solutions? That colloidal solution जिसमें दोनों मिक्सिंग कंपोनेंट DP और DM का नेचर सेम हो, आपस में इंटरैक्ट करते हो, घर जैसा माहौल हो, इंट्रिंसिक हो। और अगर डीपी और डीएम का नेचर सेम नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट को हेट करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब मैंने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि पूरी पिक्चर तो समझ में आ जाएगी आपको। तो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो हमने यहां पे आपको सिखा रखा है, समझाने के लिए पूरा बता रखा है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस का बेहतरीन एग्जांपल एक हमने स्टार्च सॉल्यूशन लिया है। स्टार्च के बारे में कभी आपको दिल से पढ़ाया जाएगा कि स्टार्च जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज ए पॉलीमर। स्टार्च क्या होता है मेरे भाई? स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है मरना नहीं, यूनिट्स। तो जब कई यूनिट मिलके जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है, और ग्लूकोज के कई यूनिट जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। देन स्टार्च विल फॉर्म। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जुड़ते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, सारा पढ़ रखा है, आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, वरना हल्का सा आप विजुलाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज के पार्टिकल मैंने किसी तरीके से, वो मैं कभी और बताऊंगा, कि ग्लूकोज के पार्टिकल्स को मैंने जोड़ के एक लंबी चेन बनाने की कोशिश करी है। दैट लंबी चेन, लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लूकोज आर सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? स्टार्च। इसी को हम स्टार्च बोलते हैं। लॉन्ग चेन यानी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर, और पॉलीमर का मतलब होता है बिगर मॉलिक्यूल्स, बिगर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। ये स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाया है ताकि आप समझ जाइए कि इस ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं, पोलर होते हैं, और इन पोलर ग्रुप की वजह से ये पानी से इंटरैक्ट करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो अगर आपने स्टार्च को पानी में डाल दिया है, और हालांकि स्टार्च के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस स्टार्च जो कि ऑलरेडी पोलर है, जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख सकती है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक वाटर की थिक लेयर यहां पे बन जाएगी, और इधर भी ऐसे ही होगा, यहां पे भी वाटर की थिक लेयर बन जाएगी, और इस वाटर की थिक लेयर बनने की वजह से अब ये दोनों स्टार्च के पार्टिकल्स
आपस में पास नहीं आ पाएंगे, और जब पास नहीं आ पाएंगे तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इस स्टार्च और इस स्टार्च में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स और भारी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि और भारी हो गए तो ये वजन की वजह से, अपनी वजन की वजह से, ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से नीचे बैठना शुरू कर जाएंगे और दे विल बी नो मोर कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो बड़े साइज के पार्टिकल्स को बिखेर के रखने में यहां पे कौन मदद कर रहा है? बिखेर के रखने में भी मदद वाटर कर रहा है, क्योंकि यहां पे डीपी और डीएम का नेचर क्या है? सेम है। यहां पे डीपी और डीएम का नेचर क्या है? सेम है। यहां पे डीपी और डीएम का नेचर क्या है? सेम है। अब होगा क्या कि अगर इसी स्टार्स के सॉल्यूशन को आपने बना दिया है, आपने कॉर्नफ्लोर लिया है, पानी में घोल दिया है, और घोलने के बाद आपको धुंधला सा सॉल्यूशन मिल जाएगा, हल्के से मिल्क जैसा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे कि भाई यही हमारा स्टार्च का सॉल्यूशन है। और वो स्टार्च के सॉल्यूशंस में आपको दिखने लगेंगे कि बड़े साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स पानी में डिस्पर्स हैं, वो नीचे बैठ नहीं रहे हैं। लेकिन इसी स्टार्च सॉल्यूशन को अगर 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे ही आप छोड़ दोगे तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड, बहुत समय के बाद ये धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स थिन होता जाएगा, और जिसकी वजह से ये समय के साथ, जो कि बहुत टाइम के बाद होगा, उसके बाद ये स्टार्च के पार्टिकल्स आपस में जुड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा? अगर ये जुड़ेंगे तो स्टार्च के पार्टिकल नीचे यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। दैट विल बी द टॉपिक अंडर दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, वो मैं बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पे ये स्टार्स के बिगर पार्टिकल्स आपस में कोगुलेट ना करने पाए, जुड़ने ना पाए, आपस में मिलने ना पाए, इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ना होने पाए, इसका काम कौन कर रहा है? इसका काम कर रहा है ये वाटर की लेयर। यानी वाटर की लेयर ही खुद इस कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाने में हेल्प कर रही है, उसको स्टेबलाइज करने में वाटर की लेयर ही इस स्टार्स के पार्टिकल्स को, कोलाइडल पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करने में मदद कर रही है। तो होप यू अंडरस्टैंड, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस जिसमें डीएम और डीपी का नेचर हमेशा सेम होता है। यहाँ पे डीएम वाटर है, डीपी स्टार्च है, जिसकी वजह से वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि डीएम की एक लेयर बन जाती है डीपी की चारों तरफ, और वो लेयर इसको प्रोटेक्ट करती रहती है, पार्टिकल्स को डिस्पर्स किए हुए रखती है। अगर गलती से वो वाटर की लेयर, डीएम की लेयर अगर हट गई तो ये मॉलिक्यूल्स फिर से जुड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कोगुलेट या प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ये रहा लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस का एग्जांपल। अब लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस का एक एग्जांपल जो है वो मैंने आपको लिया है मिसेल इन वाटर। मिसेल क्या होता है? जैसा कि हमने डिस्कस किया है, तो अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मिसेल को। अब ये मिसेल है, इस मिसेल के पास क्या है? एक जो है वो ऑयली डर्ट है, ऑयली, OILY, ऑयल। इस ऑयल के चारों तरफ क्या है? सोप है। सोप के बारे में लास्ट टाइम हमने अच्छे से पढ़ा था। ये सोप क्या है? इस सोप को हम एक नाम से पुकारें तो इसको हम बोलते हैं बिचौलिया। समझने के लिए बोलते हैं बिचौलिया, बीच का, न इधर का न उधर का, बीच का। तो ये सोप को बिचौलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सोप का आधा पार्ट ऑयल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और आधा पार्ट या कुछ पार्ट पानी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो पोलर है। तो सोप जो है वो पानी के साथ भी कर रहा है, ऑयल के साथ भी कर रहा है, इसीलिए तो इसको बिचौलिया कह रहे हैं। और बिचौलिया को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर, EMULSIFYING, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब यहां पे क्या हुआ? ये सोप है। अब ये सोप जो है वो ऑयल के ऊपर घिरा हुआ है। अब ये जो डर्ट है along with the सोप, जिसको हम मिसेल कह रहे हैं, ये मिसेल पानी में, बकेट में, बाल्टी में कुछ इस तरह से पाया जाएगा। एक जो डर्ट होगा, एक जो डर्ट के ऑयली ग्लोब्यूल्स होंगे, वो राउंड शेप में मैंने यहां पे दिखाया है। ये डर्ट या ऑयल के ग्लोब्यूल्स है राउंड शेप में, और उसको चारों तरफ से घेर कर रखा है सोप ने, जिसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। यहां भी डर्ट के राउंड पार्टिकल्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो डर्ट के राउंड ऑयली पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको सोप ने घेर रखा है। अब इसी सोप की वजह से, बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये सोप नहीं होता तो क्या होता? सर अगर ये सोप नहीं होते तो सिंपल सी बात है,
इन दोनों में कोई रिपल्सन नहीं पाया जाता, और अगर रिपल्सन नहीं पाया जाता तो आराम से ये दोनों ऑयल के ग्लोब्यूल्स आपस में आके चिपक जाते, हैवी हो जाते, ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से बैठ जाते। लेकिन इस चार्ज के पाए जाने की वजह से सर यहां पे दो बातें हो गई। एक तो वाटर ने इसको यहां पे सराउंड कर लिया, जिसकी वजह से एक थिक लेयर वाटर की एज ए प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई पड़ने लग जाती है, समझ में आती है। और दूसरा, ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इन दोनों पार्टिकल में रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से ये पास आते ही नहीं है, और आएंगे नहीं तो चिपकेंगे नहीं तो प्रेसिपिटेट क्या होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब मैं दिल्ली में पढ़ाता था तो वहां पे पानी जो होता है वो खारा होता है, हैवी वाटर होता है, वहां पे साल्ट्स की मात्रा वहां के पानी में ज्यादा होती है। तो जब मैं वहां पे अपने कपड़े धुलता था तो चूंकि वहां पे हार्डनेस ऑफ वाटर ज्यादा होती है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे जब हम लोग कपड़े धुलते हैं तो पानी में पाए जाने वाला ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम कैटायंस है, वो कैटायन आके इनके साथ इंटरेक्ट कर देता है, और इनके साथ इंटरेक्ट जब कर लेगा तो ये चार्ज गायब हो जाएगा, और चार्ज जब गायब हो जाएगा, इसका भी चार्ज और इसका भी चार्ज जब गायब हो जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है ये आपस में चिपक के नीचे बैठ जाएंगे। तो आप ऐसे शहर में रहते हो जहां पे पानी मीठा है, तो कभी मैल नीचे बैठा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, एक्सेप्शनली अगर बहुत गंदा नहीं है कपड़ा तो। यानी मैं इस समय गोरखपुर शहर में हूं, और उस गोरखपुर शहर की मैं बात करता हूं, यहां पे कपड़े धोने के दौरान कोई मैल बाल्टी में या वॉशिंग मशीन में नीचे की तरफ नहीं बैठती है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे शहर में आप कपड़ा धुलते हो जहां पे ऑलरेडी वाटर बहुत हार्ड है, तो एक तो पहले तो साबुन तो झाग ही नहीं देगा, और अगर झाग दे भी दिया तो जो मैल होगा वो मैल बहुत जल्दी नीचे की तरफ बैठ जाएगा। कारण थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया हो, क्योंकि हैवी वाटर में पाए जाने वाले कैटायनिक पार्टिकल्स इस मिसल के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का इंटरेक्शन आसान हो जाता है, और इस इंटरेक्शन के आसान होने की वजह से ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ सेटल कर सकते हैं। अब अमूमन नीचे की तरफ सेटल करते हैं, उसका भी कुछ खास रीजन होता है, क्योंकि ये साल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और साल्ट नीचे सेटल हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए कि यार बहुत कमाल की बात थी कि मिसल इस तरह से पाया गया, और अब मिसल के इस तरह के पाए जाने की वजह से ये ना तो अब वापस कपड़े के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ना ही ये नीचे बैठ सकते हैं। फिर हमने लोग क्या किए, कपड़े को रिंस करके कपड़े को बाहर निकाल दिया, और ये मिसल्स जो है वो बाल्टी में इस तरह से पाए गए, इसको आपने फेंक दिया। दिस वाज एग्जांपल ऑफ लायोफोबिक, दिस वाज एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक। अगर इस एग्जांपल समझ में आ गया तो मुझे बस क्वेश्चंस का मेरे जवाब दे दीजिए आप। पहला, यहां पे जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, प्यार जहां दिख रहा है, फिलिक जहां दिख रहा है, जहां पे सॉल्वेंट लविंग या डिस्पर्सन मीडियम लविंग यहां पे सॉल्यूशन दिख रहा है, यहां पे बताओ व्हाट विल बी नेचर बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम का नेचर क्या होगा? विल इट बी सिमिलर और डिसिमिलर? इतना तो बोल दे, सिमिलर और डिसिमिलर। बोल सकता है, बोल नहीं रहा है। सिमिलर और डिसिमिलर? सिमिलर, सेम। यहां पे सर डीपी और डीएम दोनों ही पोलर थे। देखो ना, यहाँ पे स्टार्स के पास पोलर एंड्स पाए जा रहे थे, और पानी खुद भी पोलर होता है, तो दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों सेम नेचर के हैं। तो बात समझ में आती है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोस इन विच द नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम इज अरे आप बोल दे यार, सही। अब ऐसा लग रहा है अगर ये स्टार्स भी पोलर और पानी भी पोलर, तो ऐसा लग रहा है घर का ही कोई मेंबर आया है, और घर का जब मेंबर आता है तो हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, बहुत प्यार से हम लोग घुल मिल जाते हैं, मजा आने लगता है, अंदर से गुडनेस की फीलिंग होती है। सो और सेम फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। I should call it as a, we should call it as a intrinsic, IN। तो यहां पे भी चूंकि नेचर सेम है, एक तरह से फैमिली मेंबर्स में आ रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सॉल्यूशन। व्हाट वी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। सो यहां पे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिप हॉप, बाहर का कोई आदमी आ गया है, गोवा का आदमी अयोध्या के मंदिर में आ गया है, तो यहां पे उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा मैच नहीं करेगा, वो हिप हॉप में रहेगा अपने,
अभी स्पिरिचुअलिटी में उसको टाइम लगेगा, उसका अपना भी जो ऑरा रहेगा उसमें दिखेगा। तो यहाँ पे दोनों का नेचर डिफरेंट होने की वजह से इस तरह के सॉल्यूशंस को हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। दोनों का नेचर सेम, इसकी वजह से इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। यहाँ पे डीपीडीएम का नेचर सेम था, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसलिए डिफरेंट। द नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम विल बी डिफरेंट इन व्हाट, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। चलो तीसरी बात बता दो, ये जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन था, इसमें कोलाइडल पार्टिकल तो स्टार्च है, डिस्पर्स फेज तो स्टार्च है, कोलाइडल पार्टिकल्स तो स्टार्च है, कोलाइड्स तो स्टार्च है, डिस्पर्स फेज तो स्टार्च है, डिस्पर्सन मीडियम कौन है, वाटर। तो इस स्टार्च को डिस्पर्स कराने में कि वो डिस्पर्स ही रहे, वो फैला ही रहे, वो बिखरा ही रहे, सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहे, डिजॉल्व ही रहे, तो इस स्टार्च के सॉल्यूशन फॉर्म में रहने में मदद कौन कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाटर, ये डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां पे आपको क्या बोलोगे, दिस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्सन मीडियम, dispersion medium. Lyophilic colloidal solutions are stabilized by film of, I must say film of, एक फिल्म बन जाती है वाटर की, बहुत अच्छी लेयर बन जाती है, और उस फिल्म की वजह से अब ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। तो यहां पे एक वाटर की फिल्म या डिस्पर्सन मीडियम की फिल्म बन जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ, जो प्रोटेक्ट करती है पार्टिकल्स को कोगुलेट करने से, और जिसकी वजह से कहते हैं कि हाँ इट इज स्टेबलाइज्ड बाय फिल्म ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। और यहाँ पे क्या हाल होगा मेरे भाई, तीसरा पॉइंट अगर मैं लायोफोबिक में बोलूं, तो लायोफोबिक में ये जो है मिसेल, मिसेल का मतलब समझते हो ना, मिसेल का मतलब केवल डाइट और सोप, नॉट वाटर, केवल डाइट और सोप इज कॉल्ड एज मिसेल। तो यहाँ पे जो मिसेल्स हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, The missiles are stabilized by this charge। ये नेगेटिव चार्ज जो यहां दिख रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां दिख रहा है, इन दोनों की वजह से इन दोनों में आपस में रिपल्सन होगा और ये आपस में कभी कोगुलेट या प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, चार्ज। कहीं कभी कोई चार्ज को डिनाई कर सकता है कि चार्ज वहां पे नहीं पाया सकता है, तो ठीक है, उसी चार्ज को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ड्यू टू इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग चार्ज को डिनाई नहीं कर सकता है, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोज इन व्हिच द नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम इज डिफरेंट, दैट आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आल्सो। And in lyophobic colloidal solution, stabilization occurs by presence of charge or emulsifying agent. Fourth one, मैंने कहा था कि अगर इस स्टार्च सॉल्यूशन को मौका मिले तो आज नहीं तो 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये नीचे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे बैठ भी अगर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चम्मच लेके आ और चम्मच लेके ऐसे स्टिर कर दे, घुमा दे, हिला दे, वापस वो स्टार्च जो नीचे बैठा हुआ है सॉल्यूशन के फॉर्म में डिस्पर्स हो जाएगा। मतलब स्टार्च का सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बैठ गया, फिर उसको हिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, फिर समय दिया तो बैठ गया, फिर हिलाया तो सॉल्यूशन बन गया। मतलब इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? सर ये 100% रिवर्सिबल है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अगर वो नीचे बैठ भी जाए तो आप उसको स्टिर करके वापस रिगेन कर सकते हो सॉल्यूशन के फॉर्म में। यहां क्या सीन होगा, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? मैंने कहा था अगर कैसे होगा समझेंगे। अगर कैसे भी करके इस चार्ज को यहां से हटा दें, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अभी मैंने बताया था ना, हार्ड वाटर में पुट करेंगे तो हार्ड वाटर में मौजूद कैटायंस इस एनायंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे या इस एनायन के ऊपर चिपक जाएंगे और ये साल्ट बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन अगर इस चार्ज को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं तो एज सुन एज वी विल डिस्ट्रॉय द चार्ज ऑफ दिस मिसाइल they are simply start interacting with each other, और जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे हैवी हो जाएंगे, हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। और एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गए तो दोबारा कुछ कर सकते हो क्या? नको, नहीं कर सकते।
एक बार ये चीज नीचे बैठ गई, प्रेसिपिटेट कर गया, तो दोबारा उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में रिगेन नहीं किया सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इररिवर्सिबल. इररिवर्सिबल phenomena solution. Hope you understand. Now I'm just asking you, tell me, इस लायोफिलिक कोलैडल सॉल्यूशन यानी स्टार्च के सॉल्यूशन को बनाने के दौरान कोई स्पेशल टेक्निक, प्रिपरेशन का मेथड आपने यूज किया क्या? हिलाना, बस आपने हिलाया और उस हिलाने की वजह से स्टार्च सॉल्यूशन बन गया. There is no special techniques, there is no special methods required during the formation of this lyophilic colloidal solution. So I must write boldly over here, no special methods of preparation is required during the formation of lyophilic colloidal solution. Hope you understand? What about this? What can you say about the lyophobic colloidal solution? Do they require any special method? Yes. Special method are required. Special methods are required for its formation. For its formation. लायोफोबिक कोलैडल सॉल्यूशंस को बनाने में आपको स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है, इसको पढ़ना भी है. तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रिपरेशन ऑफ कोलैडल सॉल्यूशन. फिर से मैं बोलूंगा कि कोलैडल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक. लायोफिलिक को बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, बट लायोफोबिक कोलैडल सॉल्यूशन में चूंकि डीपी और डीएम का नेचर डिफरेंट होता है, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए स्पेशल मेथड की जरूरत होती है. दो तरह के होते हैं, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन, एंड दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. फोकस ओवर हियर. तो दिस रिक्वायर स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज, मैं लिखूंगा नहीं, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा. दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू आस्क यू, इफ आई टॉक, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन हमारे दिल को धक्का पहुंचाएगा? मतलब अगर वो एक बार खराब हो गया तो नुकसान हो गया. कौन सा वाला होगा भाई? ये अगर नीचे बैठ गया तो वापस हिला ले. ये अगर एक बार बैठ गया तो वापस हिला पाएगा क्या? फिर कुछ नहीं कर पाएगा. ये गया तो गया, समझ जा, गया. समझ में आती है बात? तो अगर मुझे शब्दों में बोलना हो तो आई विल से दैट लायोफिलिक कोलैडल सॉल्यूशंस आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, बट द लायोफोबिक कोलैडल सॉल्यूशंस आर कंपैरेटिवली लेसर स्टेबल. दैट्स इट. So again, I am going to brief all the topics whatever we have learned. According to interaction between dp and dm, dispersed phase and dispersion medium, colloidal solutions are of two types, lyophilic and lyophobic. Lyophilic colloidal solutions are those in which the nature of dp and dm are same. Lyophobic colloidal solutions are those in which the nature of dp and dm are different. Lyophilic are stable, reversible, no special methods of preparation is required. Lyophobic colloidal solutions are irreversible. It is stabilized by charge or emulsifying agent, and it requires a special method for its formation. It is called, lyophilic is called intrinsic, and lyophobic is also called as extrinsic colloidal solution. Hope you all are getting my points, whatever I am doing over here. This is it. This is all. Thank you very much. This is Praveen signing out until we meet.